उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा का उत्तराखंड दौरा। पिथौरागढ़ के सीमांत गांव गूंजी में विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे। रात्रि प्रवास भी होगा। ऋषिकेश में सैनिकों के सम्मान में तिरंगा यात्रा। दुकानदारों ने फूल बरसाकर किया स्वागत। मंत्री रेखा आर्या ने की शिरकत। देहरादून और हरिद्वार में 6 बांग्लादेशी गिरफ्तार। बिना वैध दस्तावेज के भारतीय सीमा में घुसे। मिलिट्री पुलिस और आईबी कर रही पूछताछ। ऋषिकेश में कैफे संचालन हत्याकांड में पुलिस का बड़ा खुलासा। एक आरोपी को किया गिरफ्तार, 2 अभी जेल में बंद, 2 शूटर फरार, तलाश जारी। और कार्बेट टाइगर रिजर्व पार्क में वन कर्मियों पर मधुमक्खियों का हमला, 3 गंभीर तौर पर घायल, चिकित्सालय में कराया भर्ती। और अब उत्तराखंड की खबरों को विस्तार से जानेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। आज सुबह जेपी नड्डा देहरादून के जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे थे, जहां उनका मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष महेंद्र भट्ट और कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा समेत भाजपा के कई नेताओं ने जोरदार स्वागत किया है। सीएम धामी ने उन्हें हाउस ऑफ हिमालयाज के उत्पाद भेंट किए हैं। देहरादून पहुंचने के बाद जेपी नड्डा ने जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर सबसे पहले वाइब्रेंट विलेज के तहत प्रस्तावित कार्यों का प्रेजेंटेशन देखा है। इसके बाद वो हेलीकॉप्टर से पिथौरागढ़ के गूंजी गांव के लिए रवाना हो गए थे, जहां जेपी नड्डा सीमांत जिले पिथौरागढ़ के वाइब्रेंट विलेज का दौरा करेंगे। इसके साथ ही गूंजी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का भी निरीक्षण करेंगे। माननीय हमारे नड्डा जी जो हैं वो सीमांत क्षेत्र गुंजी में निश्चित रूप से बहुत सारी जो हमारी योजनाएं हैं उनके तहत उनकी समस्याओं का भी निराकरण करेंगे। और एक बहुत बड़ा संदेश है कि हमारे जो वीर सैनिक हैं, जो लगातार जिन्होंने जिस प्रकार की शौर्य गाथाएं लिखी हैं, अभी जो हमारी तिरंगा यात्रा जो चल रही है उसके तहत भी एक बहुत बड़ा मैसेज जो है राष्ट्रीय, जो हमारा सर्वोपरि है, जो राष्ट्र सर्वोपरि है, उसके तहत जो हमारे वीर सिपाही जो मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों को भी न्यौछावर करते हैं, उनके प्रति भी एक हमारी सच्ची वो जो है वो श्रद्धांजलि भी है। ऋषिकेश में पंजाब सिंध क्षेत्र धर्मशाला मुखर्जी मार्ग से त्रिवेणी घाट तक तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा निकाली गई। इस मौके पर दुकानदारों ने फूल बरसाकर यात्रा का स्वागत किया है। यात्रा के समापन स्थल त्रिवेणी घाट स्थित गांधी स्तंभ पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारे देश के जाबाज सैनिकों ने जिस तरीके से पाकिस्तान को धूल चटाई है और घर में घुसकर 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा, वो हम भारतवासियों के लिए अत्यंत गौरव का विषय है। रेखा आर्या ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि हम किसी भी आतंकी गतिविधि को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऋषिकेश में तिरंगा यात्रा निकाली गई है। इसका एकमात्र उद्देश्य है कि हमारे सैन्यों के जो पराक्रम रहा है उस साहस को आज सलाम और सैल्यूट जो है तिरंगा यात्रा के माध्यम से आज ऋषिकेश वासियों ने उनको समर्पित किया है। निश्चित रूप से ऑपरेशन सिंदूर आप में पूरे विश्व में ऐसा संदेश देता है कि अपने स्वदेशी जो हमारे हथियार हैं वो कितने कारगर सिद्ध हुए हैं और किस प्रकार से 2 महिला सैन्य अधिकारियों ने, जिस पर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने विश्वास दिखाया, उन्होंने भारत की महिलाओं का सिंदूर निस्तानाबूद करने वाले ऐसे हमारे
ऐसे आतंकवादी, ऐसे उग्रवादी लोगों को जो है उनके जहां आतंक के ठिकाने थे उन्हें ध्वस्त करने का, उन्हें निस्तेनाबूद करने का काम किया। यानी कि सिंदूर का बदला 2 महिला अधिकारियों ने लेने का काम किया है। उसी का अभिनंदन पूरा भारत वर्ष उनको करता है। ये तिरंगा यात्रा ऋषिकेश का उन्हीं सैन्य हमारे अधिकारियों को, उन्हीं के सैन्य साहस को आज जो है वो सम्मान देने के प्रतीकात्मक रूप से जो है आज तिरंगा यात्रा निकाली गई है। उत्तराखंड के कार्बेट टाइगर रिजर्व से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। कार्बेट पार्क की ढीला रेंज के पथरुआ बीट में रोजाना की तरह गश्त पर निकले 3 वन कर्मियों पर मधुमक्खियों ने अचानक से हमला कर दिया था। इस हमले में तीनों वन कर्मी गंभीर तौर पर घायल हुए हैं, जिन्हें आनन फानन में रामनगर के संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती करा दिया गया है। जब कार्बेट पार्क की ढीला रेंज में तैनात वन बीट अधिकारी राकेश कुमार दिवाकर, वन रक्षक महिपाल सिंह और दीपक कुमार रोजाना की तरह जंगल में गश्त पर निकले हुए थे, लेकिन जैसे ही ये टीम पथरुआ बीट के पास पहुंची तभी वहां मौजूद मधुमक्खियों ने तीनों पर धावा बोल दिया था। हम लोग दैनिक जो हमारी वो होती है गश्त, हम डेली जाते हैं और हम अपने वन बीट अधिकारी के पास दैनिक गश्त के लिए जा रहे थे, जो पथरुआ पूर्वी चौकी पड़ती है। उसके आसपास मधुमक्खियों ने अचानक हमला किया। उस बीच हम 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए और मौके पर मौजूद स्टाफ ने हमें वहां से छुड़ाया और हमें उपचार के लिए सरकारी अस्पताल लाया। मैं राकेश कुमार दिवाकर और एक दीपक कुमार, STPF महिपाल, दैनिक श्रमिक। उत्तराखंड के देहरादून और हरिद्वार में पुलिस ने 6 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा है। इसमें से 4 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। इसके साथ ही एक भारतीय महिला को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जो उनकी मदद कर रही थी। इन सभी को भारत लाने में 2 लोगों ने मदद की थी, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। गिरफ्तार लोगों से पुलिस, मिलिट्री इंटेलिजेंस सहित IB पूछताछ कर रही है। ऋषिकेश के पास तपोवन स्थित डेक्कन वैली में कैफे संचालक नितिन देव की गोली मारकर हुई हत्या का मुनिकी रेती थाना पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने नितिन देव की हत्या के षड्यंत्र में शामिल एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 आरोपी अभी देहरादून की जेल में बंद हैं। गोली मारने वाले 2 शूटर अभी फरार हैं, जिनकी तलाश के लिए पुलिस यूपी और दिल्ली में डेरा डाले हुए है। नितिन देव की हत्या में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। में तपोवन क्षेत्र में डेक्कन वैली सोसाइटी में एक नितिन देव नामक व्यक्ति की गोली मारकर 2 शूटरों के द्वारा हत्या कर दी गई थी। क्योंकि ये सनसनीखेज वारदात थी, इसको देखते हुए हमारे द्वारा सभी टीम्स को लगाया गया था। हमारी SOG की टीम, हमारी थाने की टीम और पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो भी हमारी बेस्ट टीम थी उसको इस केस को वर्कआउट करने के लिए लगाया गया था। इसमें जानकारी करने में सामने आया कि जो 2 शूटर्स थे, ये दोनों पिछले कुछ समय से इसी सोसाइटी में किराए पर रह रहे थे और इनके द्वारा एक फर्जी आधार कार्ड वहाँ पर जमा कराया गया था। साथ ही जो नंबर इनके द्वारा यूज़ किए जा रहे थे फ़ोन नंबर बातचीत करने के लिए, वो भी फर्जी सिम लिए गए थे। साथ ही ये लोग इतना ज़्यादा प्रोफेशनली अवेयर थे कि इनके द्वारा हर जगह जब भी घर से बाहर निकल रहे थे, फ्लैट से बाहर निकल रहे थे, तो मास्क और CCTV लगाकर निकल रहे थे। तो इस प्रकार इनकी कोई भी पहचान, आइडेंटिटी, इनकी फ़ोटो मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया था। इसमें हमारे द्वारा अलग अलग टीमों का गठन किया गया। CCTV के माध्यम से जब ये घटना के बाद में स्कूटी लेकर भागे थे, उसको भी पीछा किया गया कि अलग अलग कैमरों में देखा गया। साथ ही जो इनकी फ़ोन नंबर्स यूज़ किए गए थे उसका भी टेक्निकल एनालिसिस किया गया और जो भी प्रोफेशनल गैंग हमारे वेस्टर्न यूपी में, उत्तराखंड में, दिल्ली में सक्रिय हैं, इन सब की जानकारी की गई कि ये लोग कहाँ पर हैं, इनके कौन कौन गैंग मेंबर्स हैं, जो लोग जेल में निरुद्ध हैं उनसे कौन कौन लोग मिलने आ रहे हैं। तो इस प्रकार अलग अलग टीम बनाकर पूरा डिटेल में काम किया गया। रामनगर से इस वक्त की एक सनसनीखेज खबर सामने आई, जहां वन विभाग के रेस्ट हाउस में कर्मचारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। मृतक ओम प्रकाश वन विभाग में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर तैनात था और कल शाम से लापता था। सुबह उसका शव वन विभाग के गेस्ट हाउस परिसर में मिला है। वहीं मृतक के चाचा गोविंद राम ने बताया कि हमने रात भर खोजा, लेकिन ओम प्रकाश का कोई पता नहीं चला था। सुबह हमें सूचना मिली कि वो विभाग के रेस्ट हाउस में बेसुध हालत में पड़े हुए हैं। जब हम
उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे तो डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था। तो सुबह 5:30 बजे इनका कर्मचारी आया वन विभाग का, तो वो डाक बंगले में बेहोश पड़ा है। तो हम गए देखने के लिए, तो पूरा लहू लुहान हो रहा था, पूरी आँख सूजी पड़ी थी, पूरा खून निकल रहा, बेहोश पड़ा। उसे उठा के लाए हॉस्पिटल में, डॉक्टरों ने देखा तो कुछ नहीं बचा। आपकी तरफ से किसी तरह शक है या क्या है, कुछ कार्रवाई की जा रही है? आशंका तो है ही सर। रामनगर डिवीजन में संविदा कर्मी ओम प्रकाश उम्र 57 साल की सस्पेक्ट कंडीशन में एक रामनगर डिवीजन फॉरेस्ट गेस्ट हाउस के ड्राइवर के कमरे में शव मिला है और उसको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भिजवा दिया है। प्रत्यक्षता जानकारी की गई कि मृतक जो है शराब पीने का आदी था और लगातार इसकी इस तरह की शिकायत थी। इस संबंध में हमारे द्वारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मसूरी में देहरादून मार्ग भट्टा गांव के पास दो कारों में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। एक कार भिड़ंत होने के बाद सड़क किनारे दुकान में जा घुसी, जिससे दुकान क्षतिग्रस्त हो गई थी। वहीं कार में सवार एक व्यक्ति घायल हुआ है। बताया जा रहा है कि सुबह के समय मसूरी देहरादून मार्ग भट्टा गांव के पास एक कार देहरादून से मसूरी की ओर आ रही थी कि गलत दिशा में चलने के कारण मसूरी से देहरादून जा रही कार से टकरा गई थी, जिससे मसूरी से देहरादून जा रही कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे दुकान में जा घुसी थी, जिससे दुकान क्षतिग्रस्त हो गई है। वहीं दूसरी कार भी क्षतिग्रस्त हुई है। घटना की सूचना मिलते ही हालांकि मसूरी पुलिस मौके पर पहुंच गई थी और दोनों कारों को पुलिस चौकी में ले जाया गया है, जहां पर घटना की जांच जारी है। लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय के वार्ड बॉय दिनेश कुमार का आरोप है कि 112 की मदद लेना उसे भारी पड़ गया। 112 कर्मियों ने दिनेश की मदद की बजाय उसकी पिटाई की है, ऐसा आरोप लगाया गया है, जिससे दिनेश के कान में चोट आ गई है। दिनेश का आरोप है कि शनिवार रात करीब 11:30 बजे रेगांव से 3 लोग एक छात्रा के उपचार के लिए आए हुए थे। उन्होंने दिनेश के साथ अभद्रता की है, जिसकी शिकायत 112 पर की गई तो पुलिसकर्मियों ने भी उसके साथ मारपीट की है। दिनेश ने मामले में डीएम चंपावत, एसपी चंपावत, सीएमओ और चिकित्सा अधीक्षक से मदद की गुहार लगाई है और आरोपी दोनों पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की है। मैं ड्यूटी में था, ऑन ड्यूटी में था। रात को 11:30 बजे एक पेशेंट आए, उसके साथ 3-4 शराबी आदमी आए थे। उसने यहाँ बाहर से कहा वो स्ट्रेचर को अंदर को ले जा। मैंने कहा सर अंदर को लिया, उसके बाद हमारी गारंटी होती है, हम तुम्हें हाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम देख लेंगे। इतने में दूसरा शराबी आया, मेरे लिए यहाँ भिड़ने लग गया, यहाँ पर कैमरे के सामने ही। इतने में हमारे गार्ड साहब आ गए। गार्ड साहब ने जैसे तैसे हो गया, मैं उनने मेरे से कहा कि ड्यूटी अपने अंदर कमरे में चले जाओ। मैं अपने कमरे में बैठ गया। फिर मैंने कमरे से 112 में फ़ोन किया, तो वहाँ से आते ही पुलिस वालों ने ग्राम प्रधान के कहने पर मेरे को डायरेक्ट यहाँ मेरे कान में मारी। अभी सूजन आई है इसमें और आवाज़ भी नहीं सुनाई दे रही कुछ भी यहाँ इस कान से। तो सर डायरेक्ट अंदर मेरे ड्यूटी रूम में आते सेट से मेरे पहले मारी दी, कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया। फ़ोन तुमने क्यों किया करके ऐसा कुछ पूछा ही नहीं उनने। वो भी शराब के नशे में ही लग रहे थे मुझे, और जो 3-4 अटेंडर थे वो भी सब नशे में थे। तो फिर सर मैं अभी थाने में भी गया, मैंने सबके लिए लिखे, डीएम साहब के लिए, सीएमओ साहब के लिए, अपने मैम के लिए यहाँ पर। अभी थाने में गया तो एप्लीकेशन उनने मेरे साफ मना कर दिया, एप्लीकेशन रिसीव नहीं करेंगे करके। तो मतलब वो कुछ नहीं बोले सर, मैं उनने बोला साफ मना ही कर दिया। फिर मैं आ गया एप्लीकेशन लेके यहाँ को। अब मैं चाह रहा हूँ कि जिसने मेरे ऊपर ये हाथ उठाया उसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। मत बढ़ा इसमें। हाँ 112 में मदद की, तो उल्टा मेरे को मार गया। अब हमारे यहाँ और कर्मचारी भी डरे हुए हैं। और यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। अगली खबर की ओर रुख करेंगे। रुड़की के आसपास देहात और ग्रामीण क्षेत्रों में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां राहगीरों ने सूचना देकर बताया कि अच्छे कपड़े पहने और बहुत ही कम उम्र की बालिकाएं आने जाने वाले राहगीरों को रोककर उनसे दान मांगती है। राहगीरों का कहना है कि ये बालिकाएं चार बालिकाओं का ग्रुप बनाकर अलग अलग और सुनसान जगहों पर खड़ी होती हैं और राहगीरों को रोककर उनसे दान मांगती हैं। दान न देने पर ये बालिकाएं राहगीरों से जबरदस्ती और बदतमीजी भी करती हैं। मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के तांसीपुर इलाके में भी ऐसी ही एक घटना सामने आई है, जहां पर एक राहगीर ने 112 नंबर पर सूचना देकर बताया कि कुछ बालिकाएं उनसे जबरदस्ती पैसे मांग रही हैं और पैसे न देने पर बदतमीजी कर रही। पुलिस ने मामले में जांच की बात कही है। देखिए, एक दो घटनाक्रम संज्ञान में मेरे आए थे। परसों भी मैंने जो ग्राउंड लेवल पे हमारी चेतक पुलिस होती है उसको बताया था। तो है ऐसे 5 कुछ बालिकाएं, ऐसा लग रहा है कि वो बाहर से आकर के यहाँ कोई अपना कागज दिखा के या कुछ किसी ग्राउंड बना करके कुछ पैसे की मांग कर रही, 50 रुपए 100 रुपए। तो बेसिकली हमें उनको चेक करना है। तो आज मैंने सभी को इसको डायरेक्शन दिए हैं। तो जल्दी जैसे वो हमारे एक्सेस तक होते हैं तो हम पता करेंगे। भाई जी, मैं इस वाली सड़क पर गुजारा था, यहाँ पे 4-5 लड़कियों का ग्रुप सा था। उन्होंने रोका और रोकने के बाद जबरदस्ती एक पेपर दिखा के उन्होंने मेरे से पैसे लिए, और अगर पैसे ना दिए तो थोड़ी सी बदतमीजी कर रही थी वो। तो जबरदस्ती हमें पैसे देने पड़े। फिर पैसे दिए हमने जी 100 रुपए दिए। 100 रुपए में भी उनकी लड़ाई हो रही थी कि 100 तो ज्यादा दो। हमने फिर भी 100 रुपए दे दिए। फिर जी मैं यहाँ पे आ गया, 112 पे फोन मिलाया। अब यहाँ पे जी इंतजार कर रहा हूँ। पैसे मुझे क्या था, पैसे तरुज खुआ दो मुझे। फिर कहना मन कहा क्या ना कहूँ तुझे, अजी दान पात्र में खुआ दो। फिर कहता मुझे 50 रुपए दे दो। आपसे भी पैसे? हाँ, पैसे मांग रही थी मेरे पे 50 रुपए। क्या ये गैंग है सर इनका? कहाँ कितनी लड़कियां? ये 4 लड़की तो सर इधर बता रहे, 4 लड़की इधर गई। किस तरह की लड़कियां हैं? ये लड़की जो क्या ना लड़की ऐसी कोई 13-14 साल की सर। उत्तराखंड में मानसून सीजन अब ज्यादा दिन दूर नहीं, बंगाल की खाड़ी तक मानसून पहुंच चुका है। अब कुछ ही वक्त बचा है, जिसके बाद उत्तराखंड में भी मानसून दस्तक देगा। मौजूदा हालात की बात करें तो उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा भी सुचारू है और मानसून सीजन यात्रा के लिए एक बड़ी चुनौती हमेशा से ही रहा है, जिसको देखते हुए पीडब्ल्यूडी सचिव पंकज पांडे के द्वारा पीडब्ल्यूडी की तैयारियों को लेकर जानकारी दी गई है। पीडब्ल्यूडी सचिव के अनुसार मानसून आते ही समस्त मशीनों और मैन पावर को धरातल पर डिप्लॉय कर दिया जाएगा। जो लैंडस्लाइड जोन उत्तराखंड में मौजूद है उनके बारे में पहले से ही जानकारी जुटाई जा रही, ताकि समय रहते सभी तैयारियों को पूरा किया जा सके। निश्चित रूप से हमारे लिए एक चैलेंज का टाइम होता है, क्योंकि पहाड़ में काफ़ी जगहों पे लैंडस्लाइड या इस तरह के इश्यूज आते हैं। तो हम लोग पूरी मुस्तैदी से काम करते हैं। हमारे पास पूरा हमारा एसओपी बना हुआ है कि कहाँ पे हम लोग को प्रॉब्लम होती है, कहाँ पे मशीन लगानी है। तो पूरा डिटेल एसओपी है, उसके हिसाब से हम लोग मशीनें और मैन पावर डिप्लॉय करते हैं और किसी भी तरीके की सिचुएशन के लिए हम लोग तैयार रहते हैं। तो जैसे ही हमको ये अलर्ट आएगा या सिग्नल आएगा कि मानसून स्टार्ट होने वाला है, तो हमारा जो एसओपी है उसको हम लोग एक्टिवेट करेंगे और सभी जगहों पे जो अफेक्टेड जगह हैं, जो इम्पोर्टेंट रोड है हमारे, उनमें मशीनें लगाना, मैन पावर लगाना, सारे नंबर डिस्प्ले करना और जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं उसके लिए हम लोग पूरी तैयारी करेंगे। देहरादून आरटीओ विभाग के द्वारा अवैध रूप से संचालित हो रही ई ऑटो रिक्शा पर कार्रवाई करके अभियान चलाया गया। जिन ऑटो रिक्शा का इस्तेमाल नागरिकों की आवाजाही के लिए किया जाना था, उनका इस्तेमाल बतौर लोडर वाहन किया जा रहा था, जिस पर चालानी कार्रवाई करते हुए आरटीओ के द्वारा कई ऐसे वाहन सीज भी किए गए। आरटीओ प्रवर्तन अनीता चमोला ने बताया कि ऐसे 62 वाहनों के ऊपर कार्रवाई हुई है, जिसमें 18 वाहनों को सीज भी किया गया है। तो वहाँ पर ये अभियान चलाया गया था। और साथ ही ये भी है कि अगर जो उस क्षेत्र में इस तरह के ई रिक्शा और ई ऑटो चल रहे हैं जो कि पैसेंजर के लिए हैं लेकिन गुड्स ले रहे हैं, तो उनकी अपेक्षा जो गुड्स में, क्योंकि ई कार्ट भी आता है, ई कार्ट जिसमें कि आप इसी तरह का होगा, ऑटो इलेक्ट्रिक ही होगा, लेकिन साथ में उसमें आप केवल गुड्स कैरी कर सकते हैं, तो वो कम अपेक्षा के अनुरूप बहुत कम संख्या में रजिस्टर्ड हो रहे हैं।
तो इसलिए भी ये कार्रवाई था कि जिस पर्पज़ के लिए व्हीकल रजिस्टर्ड है उसी पर्पज़ में वो चले और लोग गुड्स व्हीकल को भी खरीदने के लिए प्रोत्साहित हों और गुड्स व्हीकल में ही गुड्स को कैरी भी करें। इधर बीते एक सप्ताह में उत्तराखंड विजिलेंस 5 आरोपियों को घूसखोरी के आरोप में गिरफ्तार कर चुकी है। इसमें मुख्य कोषाधिकारी से लेकर राजस्व विभाग के नाजिर तक शामिल हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी मुख्यमंत्री धामी की इस मुहिम को देश भर में सराहना मिल रही। मुख्यमंत्री के 3 साल के कार्यकाल में 150 से अधिक घूसखोरी करने वाले सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को जेल के सलाखों के पीछे भेजने का काम किया गया है। गृह सचिव शैलेश बगौली ने बताया कि सीएम धामी के निर्देश पर लगातार भ्रष्टाचारियों की कमर तोड़ने का काम किया जा रहा। विजिलेंस को भ्रष्टाचारियों पर अधिक सतर्कता और तीव्रता से कार्रवाई करने के निर्देश मिले हैं। इसमें देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि इस तरह की जो गतिविधियां हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है, उसको किसी भी दिशा में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और काफ़ी सारी कार्रवाई जो है इसमें विजिलेंस डिपार्टमेंट के द्वारा की जा रही है। और कल भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्देश दिए थे कि इस कार्रवाई को सतत रूप से जारी रखा जाए और इसमें और तेजी और इसको और प्रभावी ढंग से किया जाए। अगर आपको तितलियों का संसार देखना है तो उत्तराखंड के भीमताल में स्थित बटरफ्लाई म्यूजियम में जरूर जाएं। यहां देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी पर्यटक रंग बिरंगी तितलियों को देखने के लिए आते हैं। इस म्यूजियम में देशी विदेशी तितलियों का संग्रहालय है। यह अनोखा संग्रहालय बटरफ्लाई रिसर्च सेंटर के रूप में भी जाना जाता है, जहां भारी संख्या में वन्यजीव प्रेमी और शोधार्थी इस संग्रहालय में मौजूद तितलियों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। बटरफ्लाई रिसर्च सेंटर को भारत के बटरफ्लाई मैन के रूप में प्रसिद्ध फ्रेडरिक स्मिथ सेक सीनियर और उनके बाद बेटे पीटर स्मिथ सेक आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जहां रिसर्च सेंटर में करीब 4000 तितलियां और कीट पतंगों को संग्रहित करने का काम किया गया है। रिसर्च सेंटर की दीवारों पर आप विभिन्न प्रकार की तितलियों को देख सकते हैं, जहां संग्रहालय के रूप में रखा गया है। कुछ तितलियां आपको ऐसी भी यहां पर दिखाई देंगी जो अब विलुप्त हो चुकी हैं। ये जो है पिताजी ने इसको 1940 के दशक में तितली का संग्रह शुरू किया, जो कि 2000 के आसपास मैंने बटरफ्लाई रिसर्च सेंटर उसको बना लिया, क्योंकि इस पर रिसर्च हो रहा था तितलियों पर। और इसका मकसद ये है कि भारतीय तितलियों, पतंगों का, बाकी कीटों की जानकारी बढ़ाना। और अगर आप दुनिया के उत्तरी में जाओ, आर्कटिक सर्कल में जाओ, तो अगर मौसम सुधरा नहीं तो कोई तितलियां हैं जो 2-3 साल तक प्यूपल स्टेज में रह सकते हैं, और जब अनुकूल मौसम होता है तो वो निकल आते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।